तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपने एमसी के सामने कोई तो पर्सन दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठते हुए अपने एमसी को बोलता है कि नाइस, तुम्हारी पर्सनैलिटी तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, मानना पड़ेगा, तुम जैसे पहले थे अभी भी बिल्कुल वैसा ही हो। एमसी बोलता है कि क्या मतलब है कि मैं वैसा ही हूँ? क्या तुम मुझे जानती हो? हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें जानती हूँ, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे जानो या फिर ना जानो। ये जो मेरे हाथों में जो चीज दिखाई दे रही है ना, ये तुम्हारी है, समझे? जहाँ पर वो भी उसके हाथों में देखते हुए मन ही मन सोचता है कि क्या ये तो कोर है, वो भी इनकम्प्लीट वाला। और क्या सच्ची में यही वो कोर है जो सालों से सेट में संभाल कर रखी पड़ी है? हाँ वो भी एक इनकम्प्लीट कोर। गजब। लड़की बोलती है कि एक बात बताओ, क्या तुम जानते भी हो कि ये कोर किसका है? मुझे कैसे पता होगा? जहाँ तक बात करूँ इस कोर की, तो ये कोर तो लगभग हजारों साल पहले की है ना, तो शायद हो सकता है कि उस टाइम में बच्चा हूँ, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ हूँ। लड़की बताती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम गलत हो। ये जो कोर है ना, ये किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा है। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी तो पूरे के पूरे तरीके से हिल जाता है कि क्या मेरा है? हाँ ये तुम्हारा है, लेकिन पूरे कोर का सिर्फ छोटा सा पार्ट, समझे, जिसमें ना सिर्फ तुम्हारे पास्ट लाइफ का फ्रेगमेंट आई मीन कल्टीवेशन है, बल्कि ये बोलो कि बहुत सारी चीजें हैं। इधर अपना एमसी उन सब बातों को सुनकर पूरा का पूरा कंफ्यूज था। जहाँ पर बात करें लड़की की, तो वो भी उस फ्रेगमेंट को देते हुए बोलती है कि सुनो, जब तुम इस कोर को एब्जॉर्ब करोगे ना, तो तुम्हें सारी की सारी बातें खुद ही समझ में आ जाएगी। बस तुम्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए और कुछ भी नहीं। हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन पहले ये बताओ तुम हो कौन? हाँ और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर तुम मेरे बारे में इतना जानती कैसे हो? जहाँ पर वो लड़की भी डिसअपेयर होते हुए बोलती है कि मेरा नाम बाइली है। तभी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है कि चिंता मत करो, हम दोनों दोबारा फिर मिलेंगे। और ये बोलकर हाँ बिल्कुल फाइनली वहीं पर गायब हो जाती है। मेन कैरेक्टर सोचता है क्यों यार क्यों? आखिर मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, ये जो लड़की है, ये लड़की मुझे इतनी फेमिलियर से फीलिंग क्यों दे रही थी? फिर क्या अपना एमसी इतना सोच ही रहा था, तभी वो जो कोर का टुकड़ा था ना, वो अचानक से अपने एमसी के शरीर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो भी ये सारा का सारा कांड देकर पूरे के पूरे तरीके से चौका पड़ा था और धड़ाक से अपने एमसी का ब्रेक थ्रू हो जाता है। जहाँ पर बात करें अपने एमसी के लेवल की, तो उसका लेवल भी गोल्डन कोर के स्टेज पर पहुंच जाता है। इधर एमसी भी अपनी पावर को फील करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा, ये जो कोर है ना, ये कोर तो लिटरली में यार हेवनली थंडर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब समझे, अगर इस कोर का पूरा टुकड़ा मिल गया ना, तब तो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर अचानक से मेरा माथा इतनी जोरों से दर्द क्यों करने लगा। तभी अचानक से अपने एमसी को मेमोरी याद आने लगती है कि किस तरह से एक हायर बीइंग अपने एमसी को बोले जा रहा था कि सेलेस्टियल रियल में तुम्हारा स्वागत है, अपने शरीर और आत्मा को त्याग दो और हमारे साथ जुड़ जाओ। मेन कैरेक्टर, ये क्या बक रहे हो मादर चोत, पागल हो गए हो क्या? हाँ तुम अपने आप को जो 30 मार का समझ रहे हो ना, तुम मेरा घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। और चौंकते हुए बोलता है कि मैंने ढूंढ लिया, ये साला कोई भी ट्रू एसेसन नहीं है, समझे? क्या मतलब एक वो नहीं है? अगर सच में ये वो नहीं है तो फिर यहाँ पर स्पेस क्यों नहीं खुल रहा? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी मन ही मन सोचता है कि यार अब इस लड़की को कैसे समझाऊं? बात तो इतनी सिंपल है कि मैं इस दुनिया का हूं ही नहीं, लेकिन इस लड़के को बता नहीं सकता। लेकिन समझाऊं कैसे 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 समझाऊं? तभी बोलता है कि एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच्ची में मुझ पर भरोसा तो है ना? वो भी हाँ बिल्कुल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हालांकि तुम्हारी बातें मुझे बहुत हद तक समझ में तो नहीं आती है, लेकिन हाँ जितना मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ ना, तुम्हारी हर बातें सच होती है और सही भी होती है। गुड, ये हुई ना बात, अब देखती जाओ मैं क्या करने वाला हूँ। तभी बताया जाता है कि स्वर्गारोहण के समय कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो लिटरली में ट्रिबुलेशन को फेस करने के लिए अपनी पूरी की पूरी बॉडी से अपनी आत्मा को ही बाहर निकाल लेते हैं, और ये चीज बहुत हद तक काम भी आती है। ट्रिबुलेशन का घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, समझे? इसलिए काम करो, तुम अपनी पाव लगाकर ऊपर चढ़ो, बाकी का सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और अगर गलती से मैं यहाँ पर फंस भी गया ना, तो मुझे कोई चिंता नहीं, कम से कम इस बात की खुशी तो होगी कि तुम वहाँ पर ऊपर पहुंच चुकी हो। लड़की बोलती कि मैं नहीं, तुम आगे बढ़ोगे, बाकी पीछे का काम मैं संभालूंगी, समझे? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी तो पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था। वो बताती है कि देखो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इनफैक्ट ये बोले कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी हो, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालो और मुझे आजाद भी कर दो। इसलिए इतना सोचने और समझने के बाद मैंने फैसला कर लिया है कि ये काम मैं ही करूंगी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है, तुम बिल्कुल भी नहीं करोगी, समझी? लेकिन क्या वो थोड़ी ना सुनती। अपने एमसी को बचाने के लिए वो लड़की भी फाइनली आगे की ओर बढ़ जाती है। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी उसको इस तरह से आगे बढ़ता हुआ देखकर चिल्लाया जा रहा था कि नहीं 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 यार ना, ये सब मत करो, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। बट इतना बोलने के बाद भी अपने एमसी उसको नहीं रोक पाता, और वो लड़की अपने एमसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ भी करना चाहती थी ना, वो भी कर देती है। तभी दिखाया जाता है कि वो जो हायर बीइंग्स था ना, वो हेवनली ट्रिबुलेशन की हेल्प से उस लड़की की पूरी बॉडी को ही सीज कर लेता है। जहाँ पर बात करें लड़की की, तो वो भी इस तरह की आखिरी समय में सिर्फ एक ही बात सोचती है कि चाहे ये जिंदगी हो या फिर चाहे कोई और जिंदगी, अगर मुझे हर जिंदगी में चुनने की बात आई ना, तो मैं सिर्फ तुम्हें चुनूंगी। और इतना बोलने के साथ सीन चेंज होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर फाइनली अपने एमसी की आंखें खुल चुकी थी और पूरे तरीके से चौंका भी पड़ा था। तभी अचानक से अपने हाथों में कुछ तो नोटिस करते हुए बोलता है कि क्या
ये इयरिंग तो उसी लड़की की है ना, और उसने अपना नाम भी बताया था, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर हम दोनों के बीच का संबंध क्या था। साला जितनी मेमोरी मिली ना वो उसको पहचानने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। और रही बात इस चीज की, तो यहाँ पर तो पहनने के लिए कपड़े भी है, और ये क्या लगता है यहाँ पर कोई चिट्ठी भी लिखी पड़ी है, जहाँ पर वो भी उस चिट्ठी को लेकर बहुत ही ध्यान से पढ़ने लगता है। तभी फुल जोश में बोलता है कि वो मेमोरी बिल्कुल सही थी। मुझे तो लगा था कि ये कोई सपना है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा कल्टीवेशन, मेरी पावर बहुत ही ज्यादा इनफ थी। अब आते हैं बाहर की साइड, जहाँ पर बात करें अपने डोगो की, तो वो भी अपने एमसी की प्रोटेक्शन, या फिर ये बोले पूरे के पूरे सेट की प्रोटेक्शन करने के लिए फुल टू ट्रेनिंग किया जा रहा था। फिर क्या, पीछे से एक स्पेस खुलता है जिसको अपने डोगो ने भी फाइनली नोटिस कर लिया था, और अचानक से एक आवाज आती है कि साले कुत्ते कहीं के, चल बता आखिर तुम्हारा मालिक कहाँ है। और ये बंदा कोई और नहीं, हाँ बिल्कुल वही बुढ़ाई का दोस्त था, जो कि आगे बढ़ते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है कि देखो, अगर तुमने अपने मालिक का पता बताने से इनकार कर दिया ना, तब सच्ची में मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा, समझे। डोगू सोचता है कि बाप रे, साले इस बंदे की पावर तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा इंसेन है, लेकिन हाँ इतना तो जरूर पता है कि मेरे मालिक जितना स्ट्रॉन्ग तो घंटा भी नहीं है। बंदा बोलता है क्या हुआ, नहीं बोलोगे, लगता है कि मुझे दूसरा उपाय अपनाना पड़ेगा। जहां पर बात करें उस कुत्ते की, तो वो भी उस बंदे से लड़ने के लिए फाइनली अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है, ताकि अपने एमसी के लिए कुछ समय को बाय कर सके। बंदा बोलता है कि गुड, मुझे सच्ची में लगा नहीं था कि तू एक स्काई फायर डीमन वुल्फ निकलेगा। गजब। इधर डीमन भी समय का पूरा फायदा उठाता है और अचानक से एक बहुत ही पावरफुल अटैक उस बंदे पर कर देता है, जहां पर वो अटैक बहुत ही स्पीड से जाती है और ढम से करके उस बंदे से टकरा जाती है। डीमन सोचता है क्या मतलब सच्ची में हमला काम कर गया, हाँ? लेकिन नहीं किया था। उस हमले से इस बंदे को साला घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। जहां पर वो भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए अपने सांप से बोलता है कि गुड, अब मजा आएगा, जाओ बाय, जाओ ये बीच तुम्हारा है, जाकर इसको बड़े मजे से खाओ, समझे। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल आएगी। सो थैंक यू।